ओके फ्रेंड्स, गाइज, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं आज अपन। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ठीक है, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। ये सब्जेक्ट के अंदर ना इकोनॉमिक एक्टिविटी ये हमने पढ़ लिया था सर। इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरली रेवेन्यू जनरेटिंग रहती है, प्रोडक्टिव रहती है। कंजम्पशन भी एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि वो डिमांड साइड रिप्रेजेंट करता है। प्रोडक्शन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि वो सप्लाई साइड रिप्रेजेंट करता है। सर अब मैं जानना चाहता हूँ ये जो वर्ड है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, तो इसमें बिजनेस का मतलब क्या होता है? सर मेरे पापा मैं आपको मेरी कहानी बताता हूँ। मेरे पापा का स्पेयर पार्ट्स का शॉप है, हमारा होलसेल का शॉप है। महाराष्ट्र में भी जाता है, एमपी में भी जाता है, चारों तरफ हमारा सामान जाता है। तो भैया अब ये जानना चाहता हूँ, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, थोड़ा सा, ठीक है फाइन। तो सर अब जानना चाहते हैं कि बिजनेस क्या होता है। मेरे पापा एक दिन मेरे पास आया, मेरे को बोलते बेटा मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो उस दिन मेरे मन में ख्याल आया कि डैडी जो जितना काम आप कर रहे हो क्या उसी को बिजनेस बोला जाता है या बिजनेस की डेफिनेशन और बड़ी है? ठीक है, तो भैया बिजनेस ये वर्ड को ना इन्होंने 3 तरीके से डिस्क्राइब किया है। सबसे पहला नैरो पर्सपेक्टिव, दूसरा है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और बीच में आता है मीडियम पर्सपेक्टिव। तो अगर नैरो पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करें, बस छोटी सी बात करें तो बिजनेस क्या होता है। नैरो पर्सपेक्टिव बिजनेस में बी डिफाइंड एज वंस यूजुअल ऑक्यूपेशन ऑफ क्रिएटिंग, ओनिंग एंड एक्टिवली ऑपरेटिंग एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। सर इसका मतलब क्या? अगर नैरो छोटी बात करें तो एक व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाले बिजनेस को बेटा नैरो पर्सपेक्टिव के हिसाब से एक व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला बिजनेस उसको बोला जाता है बिजनेस। एक व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला ऑक्यूपेशन को बोला जाता है बिजनेस। एक व्यक्ति सर, वंस यूजुअल सर मतलब इसमें पार्टनरशिप भी आ सकती है, एक सिंगल बिजनेस की बात करें। फिर सर मीडियम पर्सपेक्टिव में क्या आया? बहुत सिंपल है सर, एक में फर्म को ले आए और मीडियम वाले के अंदर इंडस्ट्री को ले आए। तो भैया अगर मेरे पापा का ऑटोमोबाइल का बिजनेस है तो उनका नैरो पर्सपेक्टिव के हिसाब से बिजनेस है। अगर मैं मीडियम पर्सपेक्टिव के हिसाब से जाऊं तो लाखों ऑटोमोबाइल के ये बिजनेस करने वाले लोग हैं, इन सबको अगर मैं इकट्ठा कर लूं तो बन जाएगी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। नैरो पर्सपेक्टिव के बाद जब मीडियम पर्सपेक्टिव में आते तो मीडियम पर्सपेक्टिव के अंदर जो इंडस्ट्री रहती है उसको बिजनेस बोला जाता है। तो नैरो में क्या होगा? अकेले का बिजनेस, अकेले का फर्म। मीडियम में क्या होगा? इंडस्ट्री। मीडियम पर्सपेक्टिव रेफर टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी और इंडस्ट्री सच एज रिटेल बिजनेस। सर सारे के सारे रिटेल घुस गए, सारा का सारा रियल एस्टेट आ गया, सारा का सारा आईटी आ गया, पूरी की पूरी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आ गई, पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन। सर सिर्फ मैं अकेले के धंधे के बारे में बात करूं, सिर्फ आदित्य शर्मा अकेले अपने क्लासेस की बात करेगा सर, नैरो पर्सपेक्टिव इंडिया में जितनी भी क्लासेस है सबको जोड़ के चलेगा, सिर्फ क्लासेस को जोड़ के चलेगा, सिर्फ क्लासेस को जोड़ के चलेगा, सर बन गया मीडियम पर्सपेक्टिव। लेकिन सर आपको ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इंटरनेट सर्विस लगती है, टेलीकॉम, आप तक बुक्स पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लगती है, ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के थ्रू आपको मोबाइल वगैरह जिसके थ्रू आप ये देख पाते हैं। तो सर अब एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी सर सबका एक्यूमुलेशन कर लूंगा ना मैं तो बन जाएगा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। तो सर बहुत सिंपल है, नैरो पर्सपेक्टिव में अकेले का, अकेले की मेरी फॉर्म, ठीक है। अगर मैं मीडियम पर्सपेक्टिव में जाता हूं, मीडियम पर्सपेक्टिव में एक स्पेसिफाइड टाइप ऑफ बिजनेस ही आएगा, ठीक है, आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है, रिटेल बिजनेस। लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। मेरे लेक्चर आप तक पहुंचने के लिए बीच में कितने माध्यम आते हैं बेटा? ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आ रही है, ये टेलीकॉम इंडस्ट्री आ रही है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आ रहा है, ये कैमरा वाला आ रहा है सर, उसके बाद नोट्स आते हैं मेरे, ठीक है, लॉजिस्टिक वाला आता है सर, प्रिंटिंग वालों को आता है, पेपर वालों को काम आता है सर, कितने सारी चीजें हैं। तो ये सब भी बिजनेस है। तो नैरो के हिसाब से अकेले का, मीडियम के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का, और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में वर्ड याद रखना एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। अब सर सवाल आएगा स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये स्पेक्ट्रम टेक्निकल वर्ड है, जैसे कि रेनबो है, आप ऐसा समझिए रेनबो है बेटा, इतना बड़ा रेनबो है आपका, तो ये उसका स्पेक्ट्रम है यानी उसकी रेंज है। उसी तरीके से ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बोला गया एंटायर स्पेक्ट्रम, एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी पर्टेनिंग टू आईटीएनसी। सर आईटीसी मतलब इंडियन टोबैको कंपनी, अरे आईटीसी का मतलब है इंडस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इंडस्ट्री में, ट्रेड में, कॉमर्स में जितनी एक्टिविटी है सारी की सारी कहला जाती है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। आई होप इट इज वेरी क्लियर बेटा। चलिए जी एक बार वापस से पढ़ लेते हैं। सर नैरो पर्सपेक्टिव के हिसाब से मेरा बिजनेस, मीडियम पर्सपेक्टिव के हिसाब से मेरे टाइप्स के सारे बिजनेस, यानी
सेम इंडस्ट्री के अंदर बिलोंग कर रहे हो, ब्रॉडर में एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी कवरिंग इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। बेटा ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। आइए सर कुछ फीचर्स देखते हैं बिजनेस के, कि बिजनेस क्यों करने का। बिजनेस इज जॉब प्रोवाइडर, इट इज नॉट जॉब सीकर। बिजनेस लोगों को जॉब देता है, बिजनेस लोगों को काम देता है, वो जॉब ढूंढता नहीं। साहब मेरे पापा आज 12 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो मेरा जो बिजनेस है वो जॉब क्रिएटर है, जॉब सीकर नहीं है। ये पॉइंट क्लियर होगा, अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रोवाइड मोमेंटम टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सर इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है सर? जीडीपी की बात कर रहे हैं। जीडीपी मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, तो जो बिजनेस करेगा वही तो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है, अगर बिजनेस है तभी इकोनॉमी चलेगी। अभी रिसेंटली बोला गया कि रिसेंट क्वार्टर के अंदर जीडीपी -23% गई। क्यों गई? क्योंकि कोई बिजनेस हो ही नहीं रहा था, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स हो नहीं रहा था। इसका मतलब यह है बिजनेस होगा तो ही इकोनॉमी को मोमेंटम मिलेगा। मोमेंटम यानी स्पीड मिलेगी। इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव, स्टार मार्क करना। काफी लोग आज के टाइम पे बोलते हैं मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं करूंगा, दो रीजन के कारण। एक तो भैया रिस्क बहुत है, दूसरा इन्वेस्टमेंट बहुत है। तो ये दो कारण है, ये दो कारणों के कारण लोग बिजनेस नहीं करते। इनिशियली अगर आपको बिजनेस लगाना है तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं कि ये जो पोल्स रहते हैं, इलेक्ट्रिक के पोल रहते हैं, तो आप बोलते हैं कि भैया इसके अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं अपने को, लेकिन इसको बनाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा कैपिटल, रोकड़ा पैसा, कैपिटल लगता है। इसलिए इसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आई होप इट इज़ क्लियर। इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव के अंदर एक वर्ड यूज़ किया है साइजेबल इन्वेस्टमेंट, यानी कि टू मच इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगती है सर, बहुत ज़्यादा लार्ज इन्वेस्टमेंट लगती है सर। जेस्टेशन एंड अनसर्टेनिटी, मैक्सिमम स्टूडेंट है, मेरे को देखना जब मैं से कमेंट बॉक्स ऑन करूंगा वापस से मुझसे पूछेंगे सर जेस्टेशन एंड अनसर्टेनिटी क्या होती है। एक अलग एग्जांपल लेते हैं साहब, एक अलग एग्जांपल लेते हैं जेस्टेशन एंड अनसर्टेनिटी के बारे में। तो अलग अलग एग्जांपल के थ्रू लेंगे। सर आप रात को दूध लेते हैं, दूध गर्म करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा दही डाल देते हैं, अगले दिन वो दही बन जाता है। पर क्या एक झटके में जैसे ही आपने उसके अंदर गर्म दूध के अंदर थोड़ा सा दही डाला, वो एक झटके में पूरा दही बन जाता है क्या? ऑब्वियसली नहीं सर। तो सर टाइम लगता है ना, रिजल्ट आने में टाइम लगता है। अब कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट होती है तो भैया ऐसा तो नहीं है कि वो 1 महीने में बेबी प्रोड्यूस कर दे, नहीं, उसको 9 महीने लगेंगे। तो ये क्या होता है? जेस्टेशन पीरियड यानी होल्डिंग पीरियड, इसको कूलिंग पीरियड बोलते हैं। यानी आज आपने बिजनेस में पैसा लगाया सर, इसका रिटर्न दिखने में आपको टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बेटा जैसे ही आप कोई ट्री प्लांट करते हैं, ठीक है, एक सीड को प्लांट करते हैं, तो ट्री को बनने में कितना टाइम लगता है? उसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। फ्रूटिफाई मतलब फल देना, जेस्टेशन यानी कि टाइम रिक्वायर्ड टू गिव रिटर्न। एंड सर अनसर्टेनिटीज है। सारे बिजनेस कहां चलते हैं? सारे बिजनेसेस कहां चलते हैं साहब? आज के टाइम पे देखो ओला, उबर, इतना उसने लॉस सहन किया क्योंकि उसने सोचा था हम पूरी इकोनॉमी को कैप्चर कर लेंगे। पर आज के टाइम क्या हुआ सर? जेस्टेशन पीरियड तो दिखाया, रुके सर, उन्होंने वेट तो किया, पर बिजनेस में अनसर्टेनिटी डूब गया। इसका मतलब यह है कि सर बिजनेस आपकी इकोनॉमी को मोमेंटम देगा, जॉब भी देगा लोगों को, लेकिन सर इसके अंदर टाइम भी लगता है, इन्वेस्टमेंट भी लगती है और कोई सर्टेनिटी भी नहीं। ये रीजन से लोग बिजनेस नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इज्जत दी है बिजनेस को इन्होंने, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज, एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी। सर ऐसे ही धंधा नहीं हो जाता, सर ऐसे ही बिजनेस नहीं हो जाता। मेरे घर पे इंटरनेट कनेक्शन लगा दिया, ऐसे ही नहीं पढ़ाया जा सकता सर। 2 साल से बेस बना रहा हूं, तब आज जाके इतने बच्चे लाइव पढ़ते हैं। यानी कोई रैंडम एक्टिविटी नहीं है सर, ऐसे ही उठकर कोई आ गया और सडनली उसका बिजनेस चलने लगा, ऐसा नहीं होता है सर। एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी रहती है। आपने आज अगर मुझे ऑर्डर प्लेस किया, बेटा अगर आप पेनड्राइव ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से सर, अगर आप पेनड्राइव ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो पेनड्राइव ऑर्डर कैसे होता है? सबसे पहले गूगल पे जाएगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, तू पेमेंट करेगा, पेमेंट करेगा तो मेरी ऑर्डर शीट में रिफ्लेक्ट होगा। ऑर्डर शीट में रिफ्लेक्ट होने के बाद सीए इंडिया यानी कपिल सर मेरे को रात को फाइल भेजेंगे। वो फाइल जैसे मेरे पास आएगी, मैं उसको सीरियल की जनरेट करके दूंगा, लॉक इन की जनरेट करके दूंगा, अगले दिन मैं जाके उसको बुक्स देके आने वाला हूं। तो सर ऐसे ही नहीं हो गया सब अपने आप। 1000 ऑर्डर भी आ जाते तो सर 2 दिन में कैसे डिस्पैच होते? सर इट्स नॉट मैजिक
सर ये मैजिक नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। तो आप ऐसे समझिए कल करके मैं बिजनेस कर सकता हूँ साहब, ऐसा नहीं होता। इट इज अ सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज एंड एफिशिएंसी ओरिएंटेड। सर बहुत ज्यादा एफिशिएंसी दिखानी पड़ती है। मैं आपको मेरे बुक्स का सेट दिखाऊंगा ना तो आप हैरान हो जाएंगे कितनी बुक्स का सेट पड़ा है, लेकिन सिस्टमैटिकली मैनेज होता है। 100 में से एक पार्सल ही गलत जाता है, तो बहुत ही सिस्टमैटिक होता है। तो बिजनेस कोई ऐसी रैंडम एक्टिविटी नहीं है सर, इट इज सिस्टमैटिक एक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, कोई भी बिजनेस कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव से ओरिएंटेड रहता है। यानी अगर आप टाटा लोगों के बिजनेस की बात करें तो उनका ऑब्जेक्टिव है सोशल, रिलायंस के बिजनेस की बात करें तो उनका ऑब्जेक्टिव है सर पैसा, ठीक है। मेरी बात करेंगे तो फिलेंट्रॉफिक, यानी मेरे को चैरिटी बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं फ्री में पढ़ाना चाहता हूं सबको, इंडिया को मैं बहुत एम्पावर्ड करना चाहता हूं। तो हर एक बिजनेस कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव से ओरिएंटेड रहता है। जनरल ऑब्जेक्टिव तो बेटा प्रॉफिट रहता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। लेट्स रीड दिस पॉइंट। प्रॉफिट इज सेड टू बी द डिफाइनिंग मोटिव। यस सर, मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट जनरली होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। नेक्स्ट है, आइडियलिस्टिकली बिजनेस मस्ट लीड द वर्ल्ड टूवर्ड्स मोर एगेटलेरियन, पार्टिसिपेटिव एंड कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी दैट इज सस्टेनेबल टू जनरेशन। सर एगेटलेरियन को आप ऐसे समझो, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेकर चलने वाली चीज। डिक्शनरी मीनिंग आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ये सूट करा, सबका साथ सबका विकास, इगेटलेरियन। सर थोड़ा सा ओपन, फेयर, ट्रांसपेरेंट। अब लिटरल मीनिंग कुछ अलग भी हो सकता है, आप देख लीजिए, पर यहाँ पर वो सूट कर रहा है, सबका साथ सबका विकास। सर बिजनेस एक ऐसा है ना जो दुनिया को पार्टिसिपेट करने देता है अपने अंदर। कैसे सर? सर कैसे? सर मैं अकेला, आपने सुना है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। सर अकेला चना, अगर अकेले चने को आप पकाओगे ना, पॉपकॉर्न नहीं बनेगा। सर मेरे तो कहावत अलग है, अकेले मक्के से पॉपकॉर्न नहीं बनता। उसी तरीके से सर अकेला इंसान बिजनेस नहीं कर सकता, वो सर सबको कलेक्टिवली आगे लेकर सकता है। मेरे पापा कहने को तो बोलते हैं हम लोग कि आप अकेले बिजनेस कर रहे हो, पूरा बिजनेस आप अकेले संभाल रहे हो, लेकिन उसके पीछे 12 लोग लगे, 12 लोगों का उधर कुछ परिवार भी है वो पूरा लगा है। तो बिजनेस अकेला नहीं रहता बेटा, सबको आगे लेके चलता है। आइडियलिस्टिकली बिजनेस मस्ट लीड द वर्ल्ड टुवर्ड्स एगेटलेरियन, पार्टिसिपेटिव एंड कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट है, बिजनेस ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट। सर जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है टिट्यूलर एक्सक्लूसिवनेस। सर टिट्यूलर एक्सक्लूसिवनेस बहुत खतरनाक है। 1 सेकेंड गाइस, फोन आ रहा है। सर आप जब बिजनेस करते हैं ना, आपको बंडल ऑफ राइट्स मिलते हैं। सर बंडल ऑफ राइट्स मतलब क्या मिलता है? अगर मेरा बिजनेस है, मैं जॉब कर रहा हूं ना कहीं, तो भाई मेरे को किसी भी दिन हकाल सकता है, वो निकाल सकता है। सर मैं अगर मान लो कहीं जॉब कर रहा हूं तो किसी भी दिन मेरे को निकाला जा सकता है। सर मैं मेरा बिजनेस कर रहा हूं तो कोई मुझे नहीं निकाल सकता, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं जब चाहे तब जा सकता हूं। मेरा उस पर सोल कंट्रोल है, मैं जिस तरीके से चाहूँ उस बिजनेस को चला सकता हूं। और इसी चीज को टिट्यूलर एक्सक्लूसिवनेस बोलते हैं। तो टिट्यूलर एक्सक्लूसिवनेस का मतलब क्या होता है? ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जैसा चाहो वैसा चलाओ। सर जैसा चाहो वैसा चलाओ, मेरे को राइट है, बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे पास राइट है। सर जॉब में 10 बजे का टाइम है, 10:15 भी हो तो हकाल देते हैं। राइट टू डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ मतलब बेचना। अगर बिजनेस मेरा है तो बेचने का राइट भी मेरे पास है। अगर मेरा बिजनेस है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक बिजनेस किया था, कैफे का बिजनेस किया था। बेटा क्या है भैया, लाइक्स नहीं आ रहे तुम्हारे? लाइक्स आए नहीं आज तो, क्या बात है, भूल गए? हाँ जी सर, सिंपल सी बात है, मेरा एक बिजनेस था कैफ़े। मैं कैफ़े चलाता, कैफ़े मैंने ओनरशिप ले रखी थी, लेकिन मेरा टीचिंग में इतना ज़्यादा ओवर ऑक्यूपाइड हो गया ना कि मेरे को देखने की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि किसी दिन ये अपने को बैकफायर कर सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो मैंने क्या कर दिया, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया साहब, मैंने उसको बेच दिया। साहब ये अगर मान लो किसी और का बिजनेस होता और मैं उसमें जॉब कर रहा था, तो तुम्हें लगता है कि मैं उसको बेच पाता? ऑब्वियसली नहीं सर। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब बहुत सिंपल है, अगर मेरे पास बिजनेस है तो मेरे पास बंडल ऑफ राइट्स हैं सर, मैं बेच भी सकता हूँ मेरे बिजनेस को। थैंक यू सो मच बेटा, सडनली आपने बूस्टअप कर दिया। वीडियो ट्रेंडिंग हो जाता है, ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट को सर्च वर्ड रीच में आना चालू हो जाता है वीडियो, इसलिए मैं आपसे करवाता हूँ। अदरवाइज क्या आपने को मिलता है? चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं किया मैंने। लास्ट देखना सर,
बिजनेस में भी ओन सिंगली और जॉइंटली, आप में से कई लोगों के पापा पार्टनरशिप में काम करते होंगे, खास करके गुजराती मारवाड़ी लोगों का रहता है, उनके 7-8 बिजनेस रहते हैं, तो क्या करते हैं, चाचा मामा ताया इनके साथ हर बिजनेस में थोड़ा थोड़ा ओनरशिप ले लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों का सिंगल सोल प्रोप्राइटर बिजनेस भी रहता है। अब अगर अपन बात करें कंपनी की, तो कंपनी के अंदर तो कलेक्टिव ओनरशिप रहती है, यानी कि सर सब जॉइंटली बिजनेस करते हैं। इसका मतलब ये है सर, बिजनेस सिंगली भी करा जा सकता है, जॉइंटली भी किया जा सकता है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर बेटा। इसके बाद मैं आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कुछ फीचर्स बताऊंगा, और मैं आप लोगों को टैक्स प्लानिंग भी सिखाऊंगा। आप आपके मम्मी पापा को एडवाइस कर सकते हैं कि अपने सीए को बोल के टैक्स प्लानिंग करवाइए और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कन्वर्ट कर दीजिए। क्लियर छे? चलिए, मैं पहले बिजनेस, प्रोफेशनल, एम्प्लॉयमेंट को कवर अप करूंगा। बेटा 3 लेक्चर लगेंगे अपने को कंप्लीट करने में, आज दूसरा है, कल तक अपना ये हो जाएगा। अब हमें समझना पड़ेगा बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, सर एम्प्लॉयमेंट क्या है, पैरेलली समझना पड़ेगा, एक एक पॉइंट से अपने को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मार्क कर लीजिए अपनी रियल लाइफ में, ठीक है? आप बुक में मत करिए स्टार मार्क, पर रियल लाइफ में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ प्रूव होने वाली है। हाँ जी, तो चलिए जी, बिजनेस क्या होता है, मैंने आपको बिजनेस बता दिया। बिजनेस मतलब क्या होता है, एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी कवरिंग इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। सर बिजनेस क्या है, एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। सर प्रोफेशन क्या है, हमने वर्ड काफी बार सुना है, सर वी आर प्रोफेशनल, ठीक है? थोड़ा पीछे हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों? कई बार अपने काफी बार सुना है कि ये काम प्रोफेशनल के हाथ में छोड़ दो। सर चार्टर्ड अकाउंटेंसी ये कोई ऐसा उठाए गिरे काम नहीं है सर, ये एक प्रोफेशनल लोगों के हाथ में दिया गया काम है। तो ये प्रोफेशन वर्ड मुझे हमेशा से समझ में नहीं आया, आइए आज इसको समझते हैं। सर प्रोफेशन मतलब क्या होता है, आप किसी को इंडिपेंडेंटली सर्विस दे रहे हैं ऑफ अ स्पेशलाइज्ड नेचर। सर प्रोफेशनल लोग पर्सनल सर्विस, यानी कि पर्सनल नहीं सॉरी, स्पेशलाइज्ड सर्विस देते हैं और बड़ी ही प्रोफेशनल तरीके से देते हैं। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, परफेक्शन से देते हैं। सर अब समझते हैं हम पूरा डिटेल में, एक एक वर्ड तो समझ लिया, अब डिटेल में समझते हैं कि प्रोफेशन होता क्या है। प्रोफेशन के अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन इंडिपेंडेंटली, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंडिपेंडेंटली सर्विस देता है। क्या देता है बेटा, सर्विस देता है। कैसी सर्विस सर, ऐसी कोई भी सर्विस नहीं, स्पेशलाइज्ड नेचर की सर्विस, ठीक है? और प्रोफेशनलिज्म का मतलब परफेक्शनिज्म भी होता है। इसका मतलब क्या होता है कि भैया अगर बंदा प्रोफेशनल है, इसका मतलब परफेक्ट काम करके जाएगा। तो भैया हमारे लिए क्लियर हो गया कि प्रोफेशनल कौन होता है। प्रोफेशनल मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्म है, 5-10 पार्टनर है उसमें, तो ये भी प्रोफेशन ही कहलाए जाएंगे। तो भैया प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन का मतलब होता है इंडिपेंडेंटली हम सर्विस प्रोवाइड कर। सर इंडिपेंडेंट, किसी के दबाव में नहीं कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड नेचर की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमें यह हक किसने दिया है सर, ये ऐसी स्पेशलाइज्ड नेचर की सर्विस प्रोवाइड करने का हक किसको दिया है, एडवोकेट को जाके प्रैक्टिस करने का हक किसने दिया है, बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन अंडर द एजिस यानी कंट्रोल ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेशनल बॉडी। तो अगर आपने किसी प्रोफेशनल बॉडी के अंदर खुद को रजिस्टर करके स्पेशलाइज्ड सर्विस देने की महारत हासिल कर ली है तो आप प्रोफेशनल है। ध्यान से सुनिएगा, आप में से कई लोगों के आप लोगों में से कई लोगों के भाई बहन मम्मी पापा जॉब भी करते होंगे, हो सकता है वो एडवोकेट हो सकता है वो सीएस हो सकता है वो सीएमए हो सकता है वो सीए हो। तो सर उनमें और हम में फर्क क्या है, ऑडिट तो वो भी कर रहे हैं, ऑडिट तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्म भी कर रही है, तो इनको प्रोफेशनल बोला जाता है जिसकी फर्म है, और जो जॉब कर रहा है काम सेम कर रहा है। तो सर जॉब और इसमें फर्क क्या है, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, एक ही वर्ड हाईलाइट करूंगा सर। यहां इंडिपेंडेंटली काम किया जाता है, यहां किसी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम किया जाता है। बहुत सिंपल है साहब। अगर आज मैं यहां पे आपको एक बहुत अच्छी चीज का आपको जवाब मिलने वाला है साहब, आदित्य शर्मा सर आप यहां पर अभी जो कर रहे हैं वो क्या है, बेटा मैं प्रोफेशन में हूं मैं सर, इंडिपेंडेंटली आपको सर्विस दे रहा हूं स्पेशलाइज्ड नेचर की, और ये पढ़ाने के लिए मुझे प्रोफेशनल बॉडी ने एक पावर दी है, मुझे एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, मुझे एक डिग्री दी है, और साथ ही साथ सर मेरा काम परफेक्शन से रिलेटेड है। पर सर अगर मैं किसी के अंडर जॉब करता
तो उसके कॉन्ट्रैक्ट, उसके टर्म्स के अंडर मुझे चलना पड़ता है। हो सकता है सेम सर्विस प्रोवाइड करूं, सेम चीज प्रोवाइड करूं, पर सर मेरी इंडिपेंडेंस है, प्रोफेशनल हूं, इंडिपेंडेंस नहीं है सर, जॉब है। तो पहला मेन डिफरेंस तो सबसे बड़ा क्लियर कर लिया सर। बिजनेस के अंदर एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी कवरिंग इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। अगर हम प्रोफेशन की बात करें, जैसे यहाँ पे सीए साहब का मैंने फोटो लगाया है, साइन लगाया है, तो सर इसके अंदर क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर। कौन पावर देता है सर स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करने की? हमको पावर देता है कोई प्रोफेशनल बॉडी, और प्रोफेशन का मतलब परफेक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे बुक में अपने। और सर जॉब के अंदर आप सर्विस तो सेम रेंडर कर सकते हैं, पर आप किसी के तहत कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं। रेंडरिंग द सर्विस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर वेजेस एंड सैलरी, ऑल्सो नोन एज वेज एम्प्लॉयमेंट। सर मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, सर बिजनेस कैसे इस्टेब्लिश होता है? कुछ नहीं करना, 2-4 लीगल फॉर्मेलिटी पूरी कर लेना, काम खत्म, तेरा बिजनेस चालू। सर देखो बिजनेस फॉर्म करने का तरीका, 2-4 फॉर्मेलिटीज तू पूरी कर ले, शॉप एक्ट लाइसेंस ले ले, 2-4 काम कर ले, बात खत्म तेरी, फूड लाइसेंस ले ले, काम खत्म। सर प्रोफेशन भी ऐसे ही बन जाए कि एक दुकान खोल के रखे, नहीं साहब, इसके अंदर आपको प्रिस्क्राइब्ड बॉडी से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। मैं आपको दिखाऊं मेरा सीओपी, मैंने मेरा सीओपी कहाँ रखा है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मैंने कहाँ रख दिया मेरा। सर ये मेंबरशिप का सर्टिफिकेट है, सीओपी उसके नीचे सर। इसके लिए 5 साल घिसा है मैंने, 5 साल घिसा है, तब जाके मैं आपके सामने बैठ पा रहा हूँ। बिजनेस की तरह नहीं सर, किसी का पैसा रहा, किसी का आइडिया रहा, स्टार्ट कर दिया। मुझे मेंबरशिप लेनी पड़ती है सर। मुझे अगर एडवोकेट बनना है तो बार एसोसिएशन की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। बार वो वाला बार नहीं, ठीक है। सब ये रहा। और सर जॉब करना है तो, अरे सर जॉब करना है तो कुछ नहीं, आपको एम्प्लॉयर जो भी टर्म्स बोलेगा वो फॉलो कर लो, काम खत्म। सर मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट कैसे स्थापित होता है चेक करते हैं। सर एंटरप्रेन्योर के केस में आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटी पूरी कर लो। प्रोफेशन के केस में मेंबरशिप लेनी पड़ती है प्रोफेशनल बॉडी की, एंड सीओपी लेना पड़ता है। कल दिखाऊंगा बेटा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कल दिखाऊंगा। और जॉब करना है तो कुछ नहीं, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ले लो, काम खत्म। सर आपने जॉब किया है क्या? मैंने जॉब भी किया है। मैं केपीएमजी के अंदर, आप लोगों को तो पता ही होगा, बिग 4 के अंदर मैं 5 साल काम किया है बेटा। आर्टिकलशिप भी मैंने वहाँ पे अपनी करी है। जनरली सबको स्टाइपेंड 2,500 पहले साल, दूसरे साल 3,000 और तीसरे साल 5,000 रहता है। मेरा पहले साल का स्टाइपेंड था 20,000, दूसरे साल का था 25,000 और तीसरे साल का था 28,000, प्लस साल का कम से कम 30 से 40,000 रुपये, यानी कि 1 मंथ की सैलरी इक्वेलेंट टू बोनस मिलती थी मुझे। तो ये था मेरा पैकेज। ये मैं आर्टिकलशिप के टाइम कमाता था। जितना लोग आज जॉब के टाइम नहीं कमाते ना, मैं आर्टिकलशिप के टाइम कमाता था। क्यों? क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें पहले से पता थी दोस्तों। मैं बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हूँ। आप देखिए, आई एम पंचुअल। एक आधी बार टेक्निकल ग्लिच के कारण लेट हो जाऊंगा, लेकिन जब मेरी क्लास रहती थी मेरे अंदर प्रोफेशनलिज्म भरा हुआ था। मेरी क्लास स्टार्ट होने के 5 मिनट पहले जाता, तो कोई लेट होता था मैं ज्ञान नहीं झाड़ता था उसको, भाई तू लेट हो गया, तेरी जिंदगी में तू क्या करेगा, कुछ नहीं। मेरे अंदर प्रोफेशनलिज्म था, मैं इतना आगे गया। मैं आपको बताऊं, मैंने मेरा एजुकेशन पूरा स्पॉन्सर किया, खुद का एजुकेशन खुद स्पॉन्सर किया। इसके बाद मैंने घर में जो जो अच्छी चीज़ें लगती है ना, अब देखो कैसा है ना, पापा का बिजनेस है, बिजनेसमैन की थिंकिंग क्या रहती है, भाई बिजनेस को बढ़ाओ, बिजनेस को बढ़ाओ। घर पे इतना ध्यान नहीं रहता, पैसा रहता है तो भी। मैंने घर की चीज़ें बदली, उसके बाद साहब मैंने इन्वेस्ट किया, मौज मस्ती करी, गोवा गया, घूमा, सब अपने पैसों से किया साहब। इसका मतलब क्या है सर? पावर थी, एक प्रोफेशनल ने मेरे को बहुत तगड़ी पावर दी थी। आप सबको भी मैं चाहता हूँ कि साहब बिग 4 में आएंगे आप, जब मेरे साथ सीए इंटर में आएंगे, इंटर में मैं जब आपको एफएमई कोर कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा ना बेटा, तो डेफिनेटली मैं आपको बिग 4 का इंटरव्यू 5 राउंड कैसे क्रैक करना सिखाऊंगा, ताकि आप सब भी लोग 2-2.5 हज़ार के स्टाइपेंड के लिए तड़पेंगे नहीं। मैं आपको बताऊं वहाँ पे क्या बताऊं बेटा, मैं सिर्फ अपने कपड़े छोड़ के सारा खर्चा उन्हीं से करवाता था। सब देते थे। ये तो 20-25 हज़ार तो सर ओवर एंड अबव 20 हज़ार रुपये महीने के हो जाते थे मेरे। फिर मैंने वहाँ पे जॉब भी किया आगे जाके। फिर सर अच्छा, बिजनेस करोगे तो क्या मिलेगा? बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा, प्रोफेशन करोगे तो प्रोफेशनल फीस मिलेगी, और जॉब करोगे तो सैलरीज एंड वेजेस मिलेंगे। तो सिंपल है।
अच्छा, बिजनेस करना है तो कोई क्वालिफिकेशन चाहिए क्या? नहीं सर, अनपढ़ आदमी भी बिजनेस कर सकता है, पढ़े से पढ़ा लिखा आदमी भी बिजनेस कर सकता है। और प्रोफेशन करना है तो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, जो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन जैसी बताई जाएगी वो करनी है। आपको पता है ये सारी पढ़ाई करने के बाद अपने को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करनी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, आईटी ओटी, ये सारी चीजें करनी पड़ती है। तो साहब हमको स्टार्टिंग से स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब्ड है कि क्या करना है क्या नहीं, आप अपना दिमाग मत चलाइए। और सर जॉब के अंदर जो तेरा एम्प्लॉयर बोले, साहब आपने देखा होगा कई बार बड़े बड़े लोगों के ना पीए अनपढ़ गवार रहते हैं, और कई बार छोटे छोटे लोगों के पीए जो रहते हैं बड़े ही क्वालिफाइड रहते हैं। यानी जॉब के केस में कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं है, मिनिमम जितना बता दे तुम्हारा एंटरप्रेन्योर, मिनिमम तुम्हारा बिजनेसमैन जितना बना दे वो चलेगा। बेटा आप लोगों ने बाजार मूवी देखी है? बाजार मूवी देखो, बहुत अच्छी है, मजा आएगा। सैफ अली खान रहता है उसके अंदर, वो एक छोटे से गांव से आए हुए लड़के को अपने अंडर पूरा संभाल लेता है। तो भैया कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं है इसकी, ना ही यहाँ पर है, यहाँ पर एम्प्लॉयर जितना बोले। लेकिन साहब हम लोग प्रोफेशनल हैं, इसीलिए तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करे या दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करे, दोनों की सर्विसेज सेम रहती है। क्यों सर? क्योंकि हम लोगों ने प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन लेकर आए। सर इथिकल गाइडेंस है क्या कुछ? सर आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आप में कुछ एथिक्स है क्या? अरे बिजनेस के एथिक्स उतने ही रहेंगे जितना प्रमोटर के अंदर रहेगा। मान लो मेरे पापा बड़े एथिकल बंदे हैं, तो उनके बिजनेस में एथिक्स चलता है। कोई दुष्ट इंसान हो सकता है, सडनली उसके बिजनेस में दुष्टता चल रही है, वो सब लोगों का पैसा काट रहा है, लोगों का पैसा मार रहा है, ये सारी चीजें चल रही है। तो सर जॉब नहीं, बिजनेस के अंदर एथिकल रिक्वायरमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है बिजनेस का ओनर कैसा है। और सर प्रोफेशन, तुमको मैं बताऊं, हमें प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट रहता है। क्या कभी तुमने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की एडवर्टीजमेंट देखी है जो सनी लियोनी कर रही है कि आइए इनसे ऑडिट करवाइए? ऐसा कभी तुमने एडवर्टीजमेंट देखी है? या शाहरुख खान को बोला गया, कभी बोलते हुए देखा है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बेस्ट है? सर बिजनेस में तो हजारों प्रोडक्ट आते हैं, सबकी एडवर्टीजमेंट करते, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सर हमारे ऊपर प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, हम चाहकर भी ये सारी मस्तियां नहीं कर सकते। आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की वेबसाइट को भी देखेंगे ना, तो उसमें स्ट्रिक्टली लिख रखा है कि आप इस तरीके की फैंसी एडवर्टीजमेंट नहीं लगा सकते, आप पेपर में एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते। तो सर हमारे अंदर ये एथिक्स आया कहां से? पूरी दुनिया हमको मानती क्यों है? सर क्योंकि हम प्रोफेशनल है, हमारे पास प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है सर, हाईएस्ट एथिकल वैल्यू है। और मैं आपको बोलूं 99.99% चार्टर्ड अकाउंटेंट आज के टाइम पे एथिकल हैं, इसलिए तो बेटा तुम्हारी डिमांड है। दूसरी बात बताता हूं बेटा, अगर तुम्हारी शादी की उम्र है तो सीए साहब की वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है मार्केट में। अभी मुझे रिसेंटली मेरी मार्केट वैल्यू पता चली कितनी है, रिश्ते वगैरह आते रहते हैं तो पता चल जाता है कि बंदे की मार्केट वैल्यू कितनी है। भाई बच्चा करोड़ों में वैल्यू, बस इतना पूछते हैं सीए है, अरे वाह ठीक है, बात खत्म। अरे चेहरा तो देख लो भाई, वो कुछ नहीं देखते, सीए साहब की वैल्यू है। क्यों भैया? इतनी पावर कहां से मिली? तुम सब लोग इतनी एथिकल पावर, इतनी ज्यादा पावर कहां से लाओगे बेटा? हमें एथिक्स डाले गए, कूट कूट कर एथिक्स डाले गए, ट्रेनिंग ली गई है। और बेटा मैं तुम्हें बताऊं, एक भी फ्रॉड हुआ ना मुझसे, जिस दिन ये छीन लिया जाएगा ना मुझसे, मेरा दिल टूट जाएगा। तो सर हमारे अंदर एथिक्स कूट कूट के भरा हुआ है। चलिए सर एक ही वर्ड याद रखना, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। प्रोफेशनल एमर्ज इन परस्यूट ऑफ नोबेलिटी, सर हम नोबल लोग हैं। हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी, सर हम बहुत ही इंटीग्रिटी वाले, एथिक्स वाले लोग हैं, इसलिए तो सर हमें इतना एस्टीम और स्टेटस मिला है। माँ कसम, जिस दिन तुम इस साइड आओगे ना चेयर के, जिस दिन ये वर्ड के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट लगेगा ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे क्लास मतलब कई बार रोना आ जाता है बेटा। मेरे टाइम पे रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा था क्योंकि साइट हैंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दी थी। मैं ऑफिस में था और मैं सुबह से शाम तक मंदिर में बैठा। मैंने बोल दिया ऑफिस वालों को कि भैया मैं जा रहा हूँ मंदिर। सुबह से शाम तक गायब रहा, 5 बजे आया, कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैं गया कैफेटेरिया में। कैफेटेरिया भैया छोटा ऑफिस नहीं था हमारा, एमएनसी था, इतना खतरनाक। सर्च करो वेस्टिन होटल, पुणे के अंदर वेस्टिन होटल, उसके अंदर ऑफिस था। सर्च करो बेटा वेस्टिन होटल, उसके अंदर ऑफिस था। भाई क्या कैफेटेरिया में मरे मन से पुणे में बैठ रहा हूँ खाना खाने के लिए। अब मैं स्टोरी सुनाता हूँ क्या हुआ, 1 मिनट ही लूंगा आपका। मेरा सीनियर मेरे पास आया जिसके साथ मैं प्लॉटेड था एक पर्टिकुलर असाइनमेंट पे। मेरे साथ वो तो 6 महीने से वो मेरे को इन एंड आउट सब जानता था। मेरे को आया और बोला क्या कर रहा है? मैंने बोला सर बोल रहा था, मैं सर बोलता था उसको। सर मैं कुछ नहीं कर रहा, बैठा हूँ खा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तेरा नाम क्या है? मैंने बोला आदित्य शर्मा। क्यों आदित्य शर्मा? नहीं, तेरा नाम सी आदित्य शर्मा। भाई साहब प्लेट गिर गई मेरे हाथ से, और जो मैं रोया ना साहब, मैं क्या बोलूं तुम्हें, इतना ऐसा लगा सारे पाप धुले बेटा मेरे।
इतनी मेहनत करी थी मैंने, मैं 36 घंटे में कुछ घंटे सोता था, मैं इतने से टेबल पे बेटा, इतने से टेबल पे सेकंड लास्ट पेपर में सोया था ताकि मैं नीचे गिर जाऊं, ताकि मेरी नींद उखड़ जाए। मैं बहुत मेहनत करी है सिर्फ नाम के आगे 2 शब्द लगाने के लिए। ऐसे ही अपने को स्टीम नहीं मिला है साहब इसका। चलिए सर, और सर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट रहते हैं। हाँ साहब, जैसे कि आप जानते हैं मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पर मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। अनअकैडमी पर मैं इधर उधर के प्लेटफॉर्म के नाम नहीं ले सकता, तो वो जो कोड ऑफ कंडक्ट बोलेंगे वो मानूंगा। ठीक है। आइए साहब, इन्वेस्टमेंट, बस 2 मिनट में पॉइंट खत्म हो जाएंगे, फिर मैं आपकी क्वेरीज लेता हूँ। आज का सेशन लेकिन मेरे दिल को छूता है, ये वाला सेशन मेरे लिए खास है और आप सभी के लिए, कि हम लोग जिस फील्ड में जा रहे हैं ऐसा नहीं है कि सर कोई भी बन जाएगा। सर घिस घिस के ये कोयले को गोल्ड नहीं, कोयले को हीरा बनाते हैं सर। हमारी इंस्टीट्यूट की जितनी रिस्पेक्ट करूँ मैं उतनी कम है साहब। ये ऐसे ही किसी को आकर पास नहीं होने देते। जिस दिन आपके नाम के आगे सीए लगेगा ना, तुम कितने भी पत्थर दिल हो, तुम रो पड़ोगे बेटा, रो पड़ोगे। आज भी मेरी आंखों से आंसू आते हैं। मैं 6 महीने तक कहीं बाहर नहीं गया, मैंने हैवी खाना नहीं खाया। मेरी मम्मी रोती थी कि मेरा बेटा अगर 4 पराठे खाता है तो उसकी जगह 2 ही खा रहा है। तो उनको समझ जाता था इसकी हालत क्या। सेक्रीफाइस 6 महीने तक मैंने खुद को आदिवासी बना लिया था, पूरा कबीले में जैसे रहता था। मेरे कमरे में भी कोई आ नहीं सकता था साहब, जो हालत थी ना। उसके बाद सब गंगा नहाया, पाप धुले मेरे। चलिए सर, अगर आपको बिजनेस करना है तो इन्वेस्टमेंट लगती है, बहुत साइजेबल इन्वेस्टमेंट लगती है। पर अगर आपको प्रोफेशन करना है तो साहब थोड़ी सी चीज़ें लगती है, ऑफिस लगा लो, थोड़ा लैपटॉप वगैरह लगा लो, थोड़ा बहुत काम लगता है। लेकिन अगर आपको जॉब करना है तो कुछ नहीं करना है, दूसरे के ऑफिस में जाके बैठना है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगती है, यहाँ पे थोड़ी सी लगती है और यहाँ कुछ नहीं। सर पर्सनल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी यानी फ्रीडम। तुम ही बताओ सबसे ज्यादा फ्रीडम किधर है अपने को? सर सबसे ज्यादा फ्रीडम बिजनेस में। सबसे कम फ्रीडम किधर है? सर बिजनेस में खुद के बॉस है। सबसे कम फ्रीडम कहाँ है? यहाँ पर। और यहाँ पे क्वाइट अ बिट, यानी सर मैं उछालियां मार मार के भी कितनी उछालियां नहीं मार सकता। माना मैं मेरा मालिक हूं, लेकिन मेरे ऊपर माई बाप बैठे, इंस्टीट्यूट बैठी है। सर मैं उछालियां मार सकता हूं पर जरूरत से ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर तो जो चाहे वो कर सकता हूं सर, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता जो बॉस बोले। और सर यहाँ पे थोड़ी बहुत फ्रीडम है। साइकोलॉजिकल मोटिव, सर बिजनेस करने के पीछे एक बात तो समझ के प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन में प्रोफेशनल फीस मिलती है, जॉब में सैलरी मिलती है, पर साइकोलॉजिकल रीजन क्या है? क्यों लोग बिजनेस को चूज करते हैं, क्यों लोग प्रोफेशन में जाते हैं, क्यों लोग सैलरी में जाते हैं? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है सर। बिजनेस वाले लोग पता है क्या है, उनको अचीवमेंट चाहिए, उनको पैसा नहीं चाहिए। बिजनेस में पैसा इज सेकेंडरी, दे वांट अचीवमेंट। ये बात याद रखिएगा, बिजनेस पर्सन दे वांट अचीवमेंट इन देयर लाइफ। तो सर प्रोफेशनल लोग हमारे जैसे लोग क्या कर रहे हैं? वी वांट स्टीम एंड वी वांट टू सर्व द सोसाइटी। सर साइकोलॉजिकल मोटिव अलग है। 3 लोगों को आप खड़ा करिए, लेट से ये बिजनेस वाला है, इससे पूछा जाए अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट तेरा मोटिव क्या है, तो बोलता है साइकोलॉजिकल अचीवमेंट, मुझे बेस्ट बनना है। पर आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछो, वो कभी नहीं बोलेगा मेरे को वर्ल्ड का बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, वो बोलेगा मेरे को सर्विस प्रोवाइड करनी है। आप सिंपल पूछ लीजिए, अब रतन टाटा से बात करें, मुकेश अंबानी से बात करें, वो क्या बोलेंगे? मेरे को वर्ल्ड का नंबर 1 इंसान बनना है। सर उसके पीछे अचीवमेंट है। हमसे किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछ लीजिए, कभी नहीं बोलेगा मुझे वर्ल्ड का बेस्ट चार्टर्ड, इंडिया का बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। बेसिकली हम सिर्फ सोसाइटी को सर्व करने के लिए। और सर जॉब वाले से पूछा जॉब क्यों करना है, वो बोलता है मेरे को फाइनेंशियल सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए साहब, लाइवलीहुड एंड स्टेबिलिटी, मुझे मेरा पेट पालना है इसलिए मैं जॉब कर रहा हूँ। बिजनेस वाले से पूछा तू क्यों कर रहा है, साइकोलॉजिकल रीजन, सेंस ऑफ अचीवमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अचीवमेंट, सोसाइटी को सर्व करना। अच्छा बताओ, क्या बिजनेस में इनकम सर्टन रहती है? बिल्कुल नहीं सर, सर्टेनिटी ऑफ इनकम बिल्कुल नहीं। क्या जॉब में इनकम सर्टन रहती है? हाँ सर, आपको जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वही। और प्रोफेशन में सर थोड़ा बहुत फिक्स रहता है, पिछले साल का क्लाइंट है वो तो आएगा ही आएगा, नया वाला कितना आएगा इसकी गारंटी नहीं। स्टेबिलिटी, सर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किस में रहती है? सर जॉब के अंदर। सर जॉब के अंदर स्टेबिलिटी का मतलब है कि भैया जब तक मैं नहीं छोड़ू या मेरा बॉस नहीं निकाले तब तक ये धंधा तो चलेगा। लेकिन बिजनेस के केस में सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी रहती है, बिजनेस बंद सब कुछ बंद। हाँ अब आपका सवाल आएगा सर जॉब में कैसे स्टेबिलिटी रहती है? आज के टाइम पे भी तो जॉब के टाइम निकाल देते हैं लोगों को जॉब से। बेटा उसमें निकालने का रीजन क्या है? क्योंकि धंधा ही बंद हो गया। धंधा चल रहा है तो आपको नहीं निकालेंगे वो। तो सबसे ज्यादा रिस्क किसको है भैया? स्टेबिलिटी का, इसलिए तो लोग धंधा नहीं करते हैं। सर हमें है थोड़ा सर्टन, हमें पता है पिछले साल का क्लाइंट तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा। ट्रांसफर, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मेरे पापा का बिजनेस है, मेरे पापा आज रिटायर होना चाहते हैं, किसको ट्रांसफर करेंगे? मेरे पापा रिटायर होकर बिजनेस किसको ट्रांसफर कर देंगे? मेरे भाई को ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या बिजनेस ट्रांसफरेबल है? हाँ।
अब समझिए आपके पापा इंडियन रेलवे में काम करते हैं, इंडियन रेलवे में नहीं, लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो पापा के रिटायर होने पर क्या आपको जॉब मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, नॉट पॉसिबल, ट्रांसफर नहीं होता, जॉब ट्रांसफर नहीं होता साहब, आपके बच्चों को ट्रांसफर नहीं होता। अच्छा सर प्रोफेशन ट्रांसफर होता है क्या? प्रोफेशन भी ट्रांसफर नहीं होता। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरा बच्चा भी क्या डायरेक्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा? मैंने रिटायरमेंट ले ली तो नहीं साहब, तो यहां पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि बेटा मैं धंधा सेट करके जा रहा हूं, आने वाली जनरेशन के लिए काम सेट करके जा रहा हूं। अब आप समझेंगे, तू प्रोफेशन कर, तू कमाएगा जरूर पैसा, पर तू नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ नहीं छोड़ के जा रहा पैसे के सिवा, यहाँ पे तुम एसेट छोड़ के जाते हो। एग्जाम्पल मेरे पापा का ऑटोमोबाइल बिजनेस, एग्जाम्पल मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, एग्जाम्पल मैंने जॉब किया केपीएमजी में। सर ये तीनों चीज़ें ना मेरे दिल के करीब है, मैं ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, पूरी तरीके से देख सकता हूँ साहब। इसके बाद अपन ऑब्जेक्टिव करेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले मैं आपकी क्वेरीज लूंगा और कल ये चैप्टर हम धड़ाधड़ धपाधप खत्म कर लेंगे। अब मैं आपको देता हूँ बेटा 5 मिनट, पूरे के पूरे 5 मिनट, और अभी हम फिर ये पार्ट कंप्लीट करेंगे। कौन सा? ये वाला ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आज कंप्लीट करके ही जाएंगे। चलिए मैं चैट ऑन करता हूँ, पानी भी पीता हूँ। पूछिए सर, कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप पूछिए, मैं हूँ साहब। रोना आता है जिस दिन आप सीए बनोगे ना, खुशी के आंसू। मेरे को लगता था यार मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, खुशी के आंसू मेरे को नहीं कॉन्सेप्ट समझता था। सच में नो नेपोटिज्म, ऑसम लेक्चर। हाँ हाँ, निखिल कुमार ट्रैक कर रहा है सर, आप मोटिवेट कर दिए सर। सर बॉटल सेम, दो बॉटल है मेरे पास सेम, ऑलवेज स्माइल। सच बता रहा हूँ 2 मिनट के लिए आपने आज रुला ही दिया। अरे मेरी स्टोरी सुनाऊंगा बेटा मैं किसी दिन, जिस दिन तुम लाइफ में लेक्चर में जब सबसे नीचे बॉटम लेवल को टच करोगे ना, उस दिन मैं मेरी स्टोरी सुनाऊंगा। तुम बोलोगे सर लेक्चर ख़त्म करो, अभी मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ। मेरी स्टोरी 23 सितंबर 2016 को जो हुआ मेरे साथ, मैं फ़ोटो दिखाऊंगा आपको, आप रो देंगे। अभी नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी। आज नहीं होगा दिनेश बेटा। हेलो सर, टुडे लेक्चर। हाँ अब की बार 90 पार। यस सर। सर अभी से इमेजिन, अरे भाई क्या मज़ा आता है, मैं तेरे को दिखाऊंगा ना, मेरा वार्डरोब दिखाऊंगा तुम्हें। जिस दिन मैं सीए बना था साहब, एक चीज़ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक चीज़ तो ज़रूर दिखा सकता हूँ, ज़रूर 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 साहब। मैं जिस दिन सीए बना था ना, मेरे ऑफिस वालों ने मुझे ये गिफ्ट किया था। सर ये क्या है? सर ये क्या है? सर बिग फोर में सैलरी करीब 12 लाख से शुरुआत करी थी मैंने, स्ट्रेट अवे 12 लाख से किया था। मैं आपका करवाऊंगा सिलेक्शन, पूरी कोशिश करूंगा। सर ये पेन है। सर पेन दिया आपको? बस ये क्या है सर? साहब ये पेन नहीं है, ये मेरे लिए मेडल है। मेरे ऑफिस के 150 लोगों का स्टाफ है, छोटा स्टाफ नहीं था। जब उन्होंने खड़े होकर लाउड अपलॉड किया और ये पेन दिया। ये पेन कितने हज़ार का है? अगर आपको एमआरपी दिख सके तो मैं इसकी एमआरपी बता दूं आपको। 13,000 का पेन दिया था, और ये 13,000 2016 में मिला था बेटा। ये किसका पेन है? मेरे वाटरमैन का पेन है, इस पर नाम है लिखा आदित्य शर्मा। मैं सिर्फ इससे जब कोई मेरे को इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करना रहता है ना, तभी यूज़ करता हूँ इस पेन को। वाटरमैन का पेन है। हाईएस्ट सैलरी कितनी मिलती है? 25-30 लाख तक मिल जाती है सर। जब आप खाली हो किसी दिन बताएंगे ना, कॉफ़ी विद आदित्य। अपने सेशंस होने वाले हैं बेटा, गिव अवे सेशंस होने वाले हैं, बहुत सेशंस होने वाले हैं। कपिल सर को तो आप सभी जानते होंगे, वो जैसे ही आ जाएंगे बेटा गिव अवे चालू हो जाएंगे, कॉफ़ी सेशन चालू हो जाएंगे हमारे इसमें। अच्छा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट किस्सा सुनाता हूँ, सिर्फ 2 मिनट लूँगा, ठीक है, सिर्फ 2 मिनट लूँगा आपके। हमारे ऑफिस में ना, अगर मान लो कोई बंदा अपनी ये चीज़ें क्या बोलते हैं, टारगेट्स पूरे नहीं कर पाता था ना, यानी कि उसको डेडलाइन दिए कि भैया ये डेट तक ऑडिट कंप्लीट करते को, दूसरे क्लाइंट पे भी जाना है, तो ऐसे समय क्या होता था, पार्टनर के साथ कॉफ़ी राउंड रहता था। मतलब पार्टनर कॉफ़ी तो पिलाता ही था और बजाता भी था अच्छी, हमारी मज़ा आता था साहब उसके अंदर। पार्टनर रिव्यू करता था, आपने जो काम किया उसको रिव्यू किया, पसीने छूट जाते थे। मस्त इमेजिन करो तुम वहाँ पे ब्लेजर वेजर खतरनाक 3 पीस सूट पहनकर जा रहे हो, 3 पीस नहीं 2 पीस पहनकर जा रहे हो, मस्त ऊपर से सूट से लेकर बूट शाइनी है एकदम, तुम्हारा पूरा प्रॉपर ग्रूम हेयर है, टाई पहन रखा है साहब, हाथ में खतरनाक लैपटॉप और लैपटॉप वाला साइड बैग। अरे माँ कसम, चलने में जो स्वैग आता था ना सेठ,
अरे ये तो स्टोरी है ही नहीं आपकी, मेरी तो स्टोरी सुनी नहीं तुमने, स्टोरी अलग है, ये तो अच्छा पार्ट है। कल कल के लेक्चर में आपको मैं जिस दिन मैं सिलेक्ट हुआ था आर्टिकलशिप के टाइम में उसकी स्टोरी सुनाऊंगा। बेटा तुम हंसोगे मैंने क्या क्या किया, और इंस्पायर्ड रहोगे तुम। ठीक है जी। चलिए अपन, तो भैया एक चीज तो सिंपल है, बिजनेस पैसा देगा बहुत ज़्यादा, नो डाउट पैसा देगा बहुत ज़्यादा, पर साहब जो इज्जत और जो मज़ा है ना, प्रोफेशन के अलावा किसी में नहीं है सर। सर ये एक ऐसा लगाव, ऐसा जुड़ाव है ना, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। मेरी सैलरी बेटा कम थी, कम थी मतलब मेरे आर्टिकलशिप जैसे हुई, मैंने वहीं पे जॉब किया तो स्टैंडर्ड सैलरी 12 लाख की थी, 2016 में मुझे 12 लाख की सैलरी थी। सो मैंने वो छोड़ दिया। जैसे ही मेरी सैलरी गिरी, मैंने जैसे ही जॉब छोड़ दिया, मेरी सैलरी यानी फिर मेरा अर्निंग ज़ीरो पर आ गई, और आज मैं मल्टी टाइम्स अर्न करता हूँ। आदि पंजाबी ने मेरे लेक्चर देखे हैं। चलिए जी, अपन फटाफट ये पार्ट कंप्लीट करते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। कल आप लोग मुझे याद दिलाएंगे बीच लेक्चर में, ठीक है, ऐसा बीच में बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा मेरा फर्स्ट डे ऑफ आर्टिकलशिप कैसा था। बहुत मज़ेदार स्टोरी है साहब, फर्स्ट डे ऑफ आर्टिकलशिप। सर एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रोफेशन नहीं, प्रोफेशन के लिए आपको बेटा, प्रोफेशन के लिए आपको प्रोफेशनल बॉडी, प्रोफेशन के, एक सेकेंड, प्रोफेशन के लिए आपको प्रोफेशनल बॉडी से क्वालिफिकेशन लेनी पड़ती है आंचल। सर कैन वी से द पर्सनल ऑटोनॉमी इज मिथ इन बिजनेस ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरफेरेंस? नहीं नहीं नहीं, वैसी ऑटोनॉमी नहीं बेटा, वैसे तो आप पे किसी ना किसी का कंट्रोल तो चाहिए, तो गवर्नमेंट तो कंट्रोल लगाएगी, पर पर्सनल ऑटोनॉमी मतलब मैं जब चाहे बिजनेस में जा सकता हूँ, जब चाहे जिस टाइम पे काम कर सकता हूँ, रात को काम करना है रात को कर सकता हूँ, जो चाहे कर सकता हूँ। थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन तो रहती है, वो बात तो आपको मान के चलनी पड़ेगी, नहीं तो इंसान क्या करेगा, इंसान बोलेगा कि भैया अब मैं सुपारी किलर बनना चाहता है, मुझे इसे अपना प्रोफेशन बनाना है। तो तुम बोलोगे कि गवर्नमेंट तो अन्य से रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन हमेशा ही रहती है सर, पर बिजनेस वाला अपनी मर्जी का मालिक रहता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव सुन लीजिए। हमने बिजनेस क्या होता है ये सीख लिया, सर क्या होता है बिजनेस। सर अभी अपन प्रोफेशन को साइड में रखेंगे, एक्चुअली ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट में बिजनेस और प्रोफेशन कुछ देर बाद मिक्स हो जाएंगे। अभी आपको डिफरेंस बता दिया और थोड़ी देर बाद बोलेंगे अब ये मिक्स हो चुके हैं। ठीक है, तो बिजनेस जॉब क्रिएटर है, इकोनॉमी को बूस्ट देता है, जेस्टेशन पीरियड है सर, सिस्टमैटिक है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, फिर उसके बाद बंडल ऑफ राइट, टिटिकुलर एक्सक्लूसिवनेस मिलता है सर आपको, राइट टू डिस्पोज ऑफ, बिजनेस में भी ओन सिंगली और जॉइंटली, सर सारी चीज़ें आपको बताइए। अब इसके हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं दोस्तों। ये मैं यहाँ लगा देता हूँ, मैं क्या है खुद को ही देख के यहाँ पे खुश रहता हूँ, कोई दिखता तो है नहीं, तो मैं मोबाइल में ही खुद को देखता हूँ। सर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव यानी बिजनेस करने का पर्पज, सर बिजनेस करने का पर्पज क्या है। तो सर इन्होंने ऑब्जेक्टिव सही तरीके से नहीं बताया, मैं आपको पहले ही बोल दूं ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने अच्छी तरीके से नहीं बताए। हेडिंग दी ऑब्जेक्टिव लेकिन अंदर कुछ भलते ही पॉइंट मिलेंगे, आप पढ़िए। वाइल टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस फॉलोइंग कंसिडरेशन शैल बी लेड। क्या बोला सर, नहीं समझा, सुनो मेरी। सर बिजनेस के तो 50 ऑब्जेक्टिव हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, नहीं तो बेटा आप समझ ही नहीं पाओगे। सर हेडिंग क्या दिया, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, नीचे दिए हैं ऑब्जेक्टिव्स, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक बहुत बेहतरीन बात कह दी कि ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, आदित्य तू बिजनेस करना चाहता है, मैंने बोला हाँ भाई हाँ, तो बोला बिजनेस करने के पीछे तेरा ऑब्जेक्टिव क्या, मैंने बोला पैसा, पैसा चाहिए अपने को साहब, रोकड़ा चाहिए सर, 50 तोले की चेन पहननी है मेरे को। तो बोला आदित्य तो जो भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव लेगा ना, वो ऑब्जेक्टिव ड्राफ्ट करने से पहले, कहीं ना कहीं सोचने से पहले ये पॉइंट को भी ख्याल में रखना। तो बेटा तुम्हें बात समझ में आई कि अपन कौन से पॉइंट पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव ड्राफ्ट करने से पहले कौन से पॉइंट पे फोकस होना चाहिए वो पढ़ने वाले हैं। वापस से सुनिए सर, ऑब्जेक्टिव तो 50 बता दूं, कोई बोले मेरे को सोसाइटी को सर्व करना है, कोई बोलता है मेरे को लीडर बनना है, कोई बोलता है मेरे को वेलफेयर करना है, कोई बोलता है मुझे प्रॉफिट अर्निंग करनी है, कोई बोलता है मेरे को इनोवेशन चाहिए, लेकिन जो भी तेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा इन 5 बातों का ख्याल रखना। साहब ये 5 बातें, ये सिद्धांत है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव सेट करने से पहले। पहला है इंटरडिपेंडेंस, मतलब क्या है सर, इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या है,
मैं ऑब्जेक्टिव रख रहा था, भैया आदित्य भाई का सपना सबका पैसा अपना, आदित्य भाई का सपना सबका पैसा अपना, ये मैंने ऑब्जेक्टिव रखा। मतलब सर सबको काट के खाने की बात कर रहा हूं मैं तो, लेकिन मुझे ये याद रखना पड़ेगा, आज मैं किसी को काट के खा रहा हूं, कल वही मुझे काट के खाएगा। अगर मैं किसी को लूट रहा हूं तो कल करके कोई मुझे लूटेगा। तो इन्होंने बोला तू जो भी ऑब्जेक्टिव रखेगा आदित्य, उससे पहले ये चीज याद रखना, तुम सब लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तू अगर सामने वाले को सिर्फ कस्टमर की नजर से देखता है, उसको काटने की नजर, उसको लूटने की नजर से देखता है, तो एक दिन तेरे साथ भी यही होगा। पढ़िए साहब, पहला इंटरडिपेंडेंस। बिजनेस ड्रॉ इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द सोसाइटी एंड इज डिपेंडेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बेटा एक छोटा सा एग्जांपल, शायद आपको याद होगा नहीं होगा, आपने भागम भाग मूवी नहीं, भागम दे दनादन मूवी देखी है, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की, और हाँ कैटरीना कैफ वगैरह उसमें रहते हैं। तो उसके अंदर ना अर्चना पूरन सिंह करके एक बंदी रहती है। तो बेसिकली क्या है, उसको लगता है कि अक्षय कुमार किडनैप हो गया और बोलती मैं एक भी रुपया नहीं देगी। ठीक है, वो बोलती मैं नहीं देगी इसके लिए एक भी रुपया, मेरे को पसंद नहीं है, नौकर है मेरा एक। तो फिर उसके अंदर एक सीन में बताते कि बाकी के लोग प्रोटेस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर तुम अपने ऑब्जेक्टिव सही नहीं रखोगे ना बेटा, सोसाइटी प्रोटेस्ट कर लेगी। वैसे भी तुम्हें सोसाइटी से ही गुड्स लेने हैं, सोसाइटी को ही गुड्स बेचने हैं, तो तेरा ऑब्जेक्टिव ऐसा मत रख कि तेरी वाट लगा दें। दूसरा, मल्टीपल स्टेक होल्डर। तू अकेला मालिक नहीं है इस बिजनेस का। तेरे को लगता है कि तू अकेला मालिक है, पर तू अकेला मालिक नहीं है। तेरे पास क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट है, ये सब भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे मालिक हैं। तुझे ऐसा लगता है कि तू ऑन पेपर मालिक है, लेकिन ये सब भी कहीं ना कहीं ओवर द होल यानी कि एग्रीगेट लेवल पे मालिक हैं बिजनेस के। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्म इज नॉट द ओनली ओनर। सर तुम अकेले ओनर नहीं हो, याद रखिएगा सेठ, तुम अकेले ओनर नहीं हो। सर आप अकेले ओनर नहीं हैं। इट इज एज मच एज अदर इन्वेस्टर, कस्टमर, लेंडर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर एक्सेट्रा, वो भी बिजनेस के पार्ट है। तू अकेला नहीं है भाई। अकेला अकेला क्या बोलते हैं उसको, चना मक्का पॉपकॉर्न कैसे बनता है, अकेले कौन से पॉपकॉर्न नहीं बन सकता बेटा। पॉपकॉर्न के लिए तुम्हें बहुत सारे कॉर्न चाहिए। सर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ये क्या बोल रहे हैं, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। आदित्य अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एक छोटू सा कंसेप्ट है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज लिमिटेड कॉन्सेप्ट, बड़ा सोच। तो एक दिन आकाशवाणी हुई, हे आदित्य, पहले काम करते हैं 5 पॉइंट करते फिर एनेक्ट करके बताता हूं तुमको। यानी क्या बोला गया, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एक छोटा सा ही ऑब्जेक्टिव है, फिर एनेक्ट करके बताता हूं तुम्हें अच्छे से। प्राइमेसी ऑफ कस्टमर, यानी सर कस्टमर भगवान है, कस्टमर को सर्व करने के लिए तू आ मार्केट में, ऑटोमेटिकली तेरा बिजनेस चलेगा। साहब मैं स्टूडेंट को सर्व करने के लिए आता हूं, आप सब लोगों का प्यार मुझको पैसे में कन्वर्ट हो जाता है। एंड परफॉर्मेंस इज प्रीकर्सर टू प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है, परफॉर्मेंस पहले प्रॉफिट बाद में। आप इंटर में आएंगे तो मैं आपको 6 सिग्मा सिखाऊंगा कि सर कैसे परफॉर्मेंस इंप्रूव करी जाती है सारी चीजों की। अब चलिए जी, इसको याद करने का तरीका देखो किस तरीके से। एक बार आदित्य अपने बिजनेस का प्रॉफिट डिराइव करने के बारे में सोच रहा था, अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोच रहा था। तो एक दिन आकाशवाणी हुई ऊपर से, आदित्य तू तेरे बिजनेस का क्या प्रॉफिट, क्या ऑब्जेक्टिव रखना चाहता है। तो मैंने बोला प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। ठीक है, तो आकाशवाणी हुई कि भैया देख ले, इंटरडिपेंडेंस है, आज तू उनको लूटेगा तो कल वो तेरे को लूटेंगे। मैंने बोला अच्छा मतलब इंटरडिपेंडेंस है। हाँ, फिर मैंने बोला अरे मैं तो धंधे का मालिक हूं। वो बोले अरे देख ले मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं। मैंने बोला ओके मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं। फिर मैंने बोला मैं प्रॉफिट के लिए काम कर रहा हूं। बोल रहे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज वेरी स्मॉल कंसेप्ट, तुझे बड़ा सोचना पड़ेगा। मैंने बोला बड़ा कैसे सोचूं। बोलते प्राइमेसी ऑफ कस्टमर, कस्टमर को सबसे पहले इंपॉर्टेंस दे। मैंने बोला और क्या, बोले परफॉर्मेंस इज प्रीकर्सर, सर परफॉर्मेंस दे। तो भैया इंटरडिपेंडेंस के बारे में सोचना, कभी भी ऑब्जेक्टिव्स तुम कोई भी डिफाइन करो, सोचना तुम जुड़े हुए हो। तुम अगर काटने की सोचोगे सामने वाले को, सामने वाला भी तुम्हें काटेगा। सर मल्टीपल स्टेक होल्डर, तू अकेला मालिक थोड़ी है, सब कोई मालिक है। फिर सर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एक छोटा सा कंसेप्ट है, तू काय पे फोकस कर, प्राइमेसी ऑफ कस्टमर एंड परफॉर्मेंस पे। Plurality of the objective of the business suggests that business must be assessed not only in the term of economic return but also in the term of ecological and social return. Plurality मतलब क्या होता है, प्लूरल यानी सिंगुलर से उल्टा। सर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स जब आप डिफाइन करोगे ना, तब आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं, सोशल और
इकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव भी रखना है। क्या बोला सर, एक ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट के पीछे मत भागो, वैसे भी छोटा पॉइंट है, बाकी के पॉइंट्स भी देख। तो चलिए जी अपन कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट कुछ ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मेरा हो सकता है कि सर सेल्स बढ़ाना मेरा ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट बढ़ाना मेरा ऑब्जेक्टिव है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ाना ऑब्जेक्टिव है, 100 रुपए लगा के 200 रुपए का रिटर्न कमाना मेरा ऑब्जेक्टिव है, एफिशिएंसी बढ़ाना ऑब्जेक्टिव है, फर्म की मुझे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड यानी कंपनी के असेट बढ़ाना मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है, मार्केट में मेरा कंपनी का रिलायंस का शेयर का प्राइस 2000 है 5000 बनाना मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो सर ये सब प्रॉफिट से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, इकोनॉमिक टर्म है। फिर सर ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, जैसे कि मेरे को बिजनेस सर्वाइव करना है। सर नोकिया का ऑब्जेक्टिव क्या है, आज आप नोकिया से पूछोगे वह प्रॉफिट की बात नहीं करेगा, ये अंबानी साहब बात करते हैं। अंबानी साहब से पूछो क्या है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, वो तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। पर अगर मैं नोकिया से पूछता हूं तो नोकिया क्या बोलता है, ये सर्वाइवल मेरे लिए ऑब्जेक्टिव है। बिजनेस की हेल्थ मेंटेन करना, हेल्थ मेंटेन करना मतलब कि अपने एम्प्लॉय को अच्छे से रखना, अपने बिजनेस के एसेट को अच्छे से रखना, प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, कंटिजेंसी फंड, और वो एक सिंकिंग फंड बनाना, बिजनेस की हेल्थ को भी सही रखना, ग्रोथ करना, सर ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है, डाइवर्सिफिकेशन भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। आपको याद नहीं रखने की जरूरत है, जस्ट पता है। सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाटा साहब याद रखिए, टाटा से पूछा गया रतन जी आपकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो बोला कम्युनिटी सर्विस, एजुकेशन दूं, हेल्थ केयर, सैनिटेशन दूं। सर ये जो किलों पर फोर्ट पर लिखा रहता है ना, प्रीति लव्स प्रतीक, प्रतीक लव मीनल, सर ये सारी चीजें नहीं लिखना, हेरिटेज का कंजर्वेशन करना। कम्युनिटी सपोर्ट, सर जब डिजास्टर आता है ना अपना खजाना खोलो, ये भी ऑब्जेक्टिव है हमारे कि सर जब भी सोसाइटी को जरूरत पड़ी मैं खड़ा हूं। स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉय, इन्वेस्टर, कस्टमर, सप्लायर एक्सेट्रा। लास्ट है सर कुछ और ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, जैसे लीगल ऑब्जेक्टिव्स, एथिकल ऑब्जेक्टिव एंड इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव। यानी कि मेरा एक और ऑब्जेक्टिव है कि जो कंट्री का लॉ है उसकी रिस्पेक्ट करना, इन लेटर एंड इन स्पिरिट। बेटा इन लेटर इन स्पिरिट का मतलब क्या है, सामने भी और पीछे भी। फेयर प्रैक्टिस है सर, काला बाजारी मत करो, ट्रांसपेरेंसी, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, सर इन्वायरमेंट के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट लाओ, और प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हजारों ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं साहब। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है, आप करके आएंगे और कल मुझसे पूछेंगे। यहाँ पे पूछा गया है क्या एग्रीकल्चर बिजनेस है या नहीं है, तो भैया बिजनेस है या नहीं है इसके लिए चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को देखना पड़ेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं। काफी ज्यादा एग्रीकल्चर सबसिस्टेंस के लिए रहता है, यानी सेल्फ कंजम्पशन के लिए रहता है। अगर एग्रीकल्चर सेल्फ कंजम्पशन के लिए है तो वो बिजनेस नहीं है, अगर वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं है, बेचने के लिए, तो वो बिजनेस है। और सर एक और चीज पूछी गई है, क्या प्रोफेशन और बिजनेस, सॉरी क्या एंटरप्रेन्योर और बिजनेस सेम है, तो आंसर इज नो। आगे जाके हम एंटरप्रेन्योर और बिजनेस को सिनोनिम्स की तरह यूज करेंगे, आगे जाके हम सिनोनिम्स की तरह इसको यूज करेंगे, पर एक्चुअली आज हम आपको इसका डिफरेंस बता देते हैं। डिफरेंस क्या है, कॉमनली दोनों सेम है, हम इसको आगे जाके इंटरचेंजेबली यूज करेंगे, इंस्टीट्यूट ने बोला है। हाउएवर एंटरप्रेन्योर इज बेटर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, न्यू अपॉर्चुनिटी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन। तो सर एक बिजनेस पर्सन और एक एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, आज के टाइम पे एक नया वर्ड ऐसा बोलने के लिए एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। तो ये जो एंटरप्रेन्योर रहता है और बिजनेसमैन में फर्क क्या है, सर बिजनेसमैन ट्रेडिशनल है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ आता है, क्रिएटिविटी और इनोवेशन लेकर आता है साहब। तो काम वही करते हैं सर, रिश्ता वही, सोच नहीं। बात समझ में। सर एंटरप्रेन्योर के केस में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, हर चीज में सॉल्यूशन निकालना, नई अपॉर्चुनिटीज देखना, क्रिएटिविटी और इनोवेशन दिखाना। सर अगर मैं एप्पल के जो ओनर स्टीव जॉब्स की अगर बात करूं तो वह एक एंटरप्रेन्योर थे। क्यों सर, क्योंकि वो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के हिसाब से आते थे, नई अपॉर्चुनिटी लाते थे, क्रिएटिविटी और इनोवेशन लाते थे। एक एग्जाम्पल है, बस 1 मिनट में कंप्लीट कर रहा हूं, फिर चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं आपके लिए। सर एक बार की बात है, इंजीनियर्स आए और उन्होंने स्टीव जॉब के हाथ में एक एप्पल का चमचमाता एकदम पतला वर्ल्ड का स्लीकेस्ट फोन उनके हाथ में रख दिया और बोला साहब ये सबसे पतला है, जॉब साहब ये सबसे पतला फोन है, मार्केट में तहलका कर देगा। जॉब साहब ने उस फोन को देखा, ऐसे 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 देखा, ठीक है भाई, एनालिटिकल नजर, और उन्होंने उसको फिश पॉन्ड में डाल दिया और उसमें से निकलने लगे बबल्स। उन्होंने बोला इसमें बबल निकल रही है मतलब एयर है, अभी भी स्पेस है, और पतला करो उसे। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच सर।
सर अपन ने कंप्लीट किया, अब आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।